लोग स्वरों के भेद कल पढ़े थे, ह्रस्व, दीर्घ, क्लुप्त, फिर उदात्त, अनुदात्त और फिर अनुनासिक, अनुनासिक। इस प्रकार से कोई भी स्वर अधिकतम 18 प्रकार का हो सकता है और कम से कम नहीं तो 12 प्रकार का अवश्य होगा। तो कुछ स्वर ऐसे थे जो 18 प्रकार के हो रहे थे और कुछ स्वर ऐसे थे जो 12 प्रकार के हो रहे थे। उनमें री और ए ओ आई औ ये 12 प्रकार के हैं और आ ई उ और री 18 प्रकार के हैं। कुल 9 ही स्वर हैं। तो 5 स्वर 12 प्रकार के हैं और 4 स्वर 18 प्रकार और 5 4 9 होता है। कंडीशन दोनों की अलग अलग थी। रे दीर्घ नहीं होता इसलिए 12 प्रकार का है और ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता इसलिए 12 प्रकार का है। कर लेंगे ये बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। क्लियर है? आपसे इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता। तो 4 जवाब हो सकता है, ए ओ आई औ। या ऐसा पूछ ले कि कौन सा स्वर है जो दीर्घ नहीं होता और ऐसे कितने स्वर हैं जिनका ह्रस्व दीर्घ पूरा होता है। 4 स्वर हैं आ ई उ ई। ऐसा स्वरों के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती है और द्रुत की 3 मात्राएं होती हैं और व्यंजन आधी मात्रा का होता है। ऐसा आपने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। नमस्ते, आइए गाना सुनाओगे? मम्मी गायब हो गई क्या? अच्छा, सही जगह पहुंच गए। चलिए, व्यंजनों के भी कई भेद हैं, यानी कि बाबूराम सक्सेना निकाल लीजिए, उसके आगे हम लोग बढ़ें। कल स्वरों की चर्चा हो रही थी। हेलो हेलो हेलो, इसका बैटरी मंगा लीजिए। अच्छा, मोबाइल लेने गए, जाने दीजिए आराम से। व्यंजनों के भी कई भेद हैं, उनमें से आपको कुछ बता रहे हैं वो। हेलो हेलो हेलो, क्या यार नाराज हो जाता है बार बार। हेलो, बैटरी लेने गए मोन लाइट? अच्छा अच्छा। व्यंजनों के भी कई भेद हैं। का से लेकर के माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श। यदि इसी को आप बाबूराम सक्सेना के अलावा पढ़ते तो एक लाइन लिखी होती संस्कृत में, कादयो मावसाना। जरा नीचे उतर आइए, नीचे, सबसे नीचे, इसी पेज में सबसे नीचे तो लिखा है क्या? कादयो मावसाना, फिर लिखा यरलवाह अंतस्था, फिर लिखा सकसहा उस्माना। यदि आप संस्कृतज्ञ हैं तो इससे काम चल जाएगा, नहीं और नहीं तो ऊपर हिंदी पढ़ लीजिए। व्यंजनों के भी कई भेद हैं। का से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। इनमें का वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग बता रहे हैं। और यारा लावा अंतस्थ हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। और शाखा सहा ऊष्म है, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है। इतना आपने पैराग्राफ में पढ़ा, इसको आप समझ लीजिए। लिखा है कार्या का मतलब क्या हुआ? का है आदि में जिसके, का आदेह और माँ अवसाना। पुराना दिया है क्या भैया? चलेगी, चार्ज वाला है। अच्छा अच्छा, बोले हाँ या ना। और यदि चौथा कोई विभाजन नहीं है तो 25 और 4 29 और 4 33 की संख्या ही हल में आती है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसलिए कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूज। क्यों?
नहीं तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि यदि हैवरत के हा को आप अलग गिनते हैं और हल के हा को भी फिर से गिनते हैं तो बताना पड़ेगा कि जो हैवरत का हा है वो स्पर्श है कि अंतस्थ है कि ऊष्म है। और यदि हैवरत और हल दोनों हा ऊष्म है तो क्या ऊष्म 5 वर्ण है? और यदि ऊष्म 4 ही वर्ण है तो हैवरत का हा और हल के हा को आप डिवाइडेशन कहाँ कर रहे हो? गलतफहमी में मत पड़ो, हा एक ही है। बोलो हाँ या ना। और जब हा एक ही है तो फिर व्यंजनों की संख्या कोई दिक्कत अपना कंफ्यूजन दूर कर लिया आपने। बोलो हाँ या ना। इसलिए जब भी स्पर्श वर्णों की संख्या पूछेगा 25 लिखेंगे, जब अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछेगा 4 लिखेंगे, ऊष्म वर्णों की संख्या पूछेगा कौन से वर्ण ऊष्म है, शाखा साहा, कौन से वर्ण अंतस्थ है, यावर आला, कौन से वर्ण स्पर्श है, का से मातक। समझ में आ गया? कर लेंगे। यण प्रत्याहार के वर्ण किसमें गिने गए हैं? अंतस्थ में। यण प्रत्याहार के वर्ण किसमें गिने गए? शल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म में। शल ऊष्माणः पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। शलः ऊष्माणः। यणो अंतस्थाः क्या है? चाहे यणो अंतस्था पढ़ो, चाहे यरलवाह अंतस्था पढ़ लो, चाहे सक्साहा ऊष्माणः पढ़ लो। कर लेंगे इसको पक्का। एक भी बच्चा छूट गया अभी नहीं तो कर लिया पक्का। और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब इसके बाद नो रिचार्ज। बोलो हाँ या ना। बोलो नो रिचार्ज। हाँ, जियो का प्लान है, लूट लो। बोलो हाँ या ना। जियो का प्लान है, लूट लो। मौका मिला है आपको 3 से 4 हजार रुपए में मास्टर बनने का, बन सकते हो तो बन लेना। इतना सस्ता और इतना अच्छा प्लान इस लाइफ में अब दोबारा तो नहीं मिलने वाला है। गुरु चूक गए तो पछताओगे। बोलो हाँ या ना। इतना सस्ता और इतना अच्छा प्लान दोबारा नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना। बोले सर ये अवसर नहीं चूकूंगा, ये माहौल नहीं छोड़ेंगे, ये वातावरण प्रयागराज की धरती में रहने का मौका मिला है। बोलो हाँ मिला है। पढ़ने का मौका मिला है। बोलो हाँ मिला है। बोलो हाँ या ना। और जिस आदमी ने अपनी प्रतिभा को, सरकार जिस प्रतिभा को प्रमाणित कर चुकी है, जो आदमी ऑलरेडी प्रवक्ता था, जो आदमी बीएचयू का पढ़ा लिखा है, जो आदमी गोल्ड मेडल लेकर के आया है, जो आदमी नेट जेआरएफ है, और जो आदमी सब कुछ छोड़ के आपके सामने खड़ा है, ये लुल्ल आदमी नहीं है, ये फुल आदमी है। बोलो हाँ या ना। कोचिंग पढ़ाने नहीं आए हैं। बोलो हाँ या ना। पैसा लूटने नहीं आए हैं, मास्टर बनाने आए हैं। मास्टर बना के जाएंगे। सपना कुछ नया लेके आता है आदमी। बोलो हाँ या ना। हम तो अपना सपना पूरा करने आए हैं। क्या? अपना सपना। और इस सपने में तुम्हारा भी साथ मिल जाएगा तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो बने सुर हमारा। बोलो हाँ या ना। सब चीजों में, सब काम में पैसों की जरूरत होती है, इसलिए इतना ही पैसा चाहिए जिससे काम ना रुके। बोलो हाँ या ना। आप बोले हाँ यार कोचिंग पढ़ा रहा, बड़ा पैसा पा रहा है, बहुत पैसा पा रहा है। नौकरी हम पैसा कमाने के लिए नहीं छोड़ने हैं बे। अरे तुम्हारे कान में तेल डाल के सुन लो। बोलो हाँ सुन लिए। बोलो हाँ। नहीं तो जिस नौकरी के लिए तुम परेशान हो उस नौकरी को एमए के बाद ही मैं पा गया था। बोलो हाँ या ना। और जिस नौकरी में लोग 60 साल में रिटायर होते हैं उस नौकरी को 8 साल में करके स्वयं रिजाइन ले चुका हूँ। बोलो हाँ। और लोक सेवा आयोग से गया था, अरे गरे लुल्ल आयोग से नहीं गया था। यहाँ तो मैं फेल हो गया था, यहाँ भी 2 बार इंटरव्यू प्रवक्ता का दिया था, फेल हो गया था। बोलो हाँ या ना। यहाँ का फेलियर हूँ, आयोग से पास आउट हूँ। यहाँ मैं क्यों फेल था मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा। बोलो हाँ या ना। और यदि इतने आप समझदार हैं तो आप समझिए कि जब आज के ज़माने में ये है तो उस ज़माने में भी बहुत था। लेकिन उस ज़माने में जितनी थी ना मेरे लिए वो रकम बहुत बड़ी थी और उसको पूरा करना मेरी बस में नहीं था। इसको आप यहाँ तक आप समझ के व्यंजनों के भी कई भेद होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए जरा जोर से श्वास लानी पड़ती है। मैंने दिखा दिया ना, शाखा साहा। क्या दिखाया? शाखा साहा। कर लेंगे। कभी भूलेगा? ऊष्म व्यंजन भूलेंगे?
अंतस्थ भूलेंगे? स्पर्श व्यंजन भूल जाओगे? नहीं भूलेंगे। बोलो हाँ, नहीं भूलेंगे। यही है लाइफ टाइम वैल्यू। ये मत आंकना कि हर हम 1 घंटा बीत गया, इतना ही पढ़ाए हैं। नहीं, 80 ईयर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, 80 साल। सपने भी देखो तो सपने इसी के आने चाहिए। बोले हाँ या ना? मायने ये नहीं रखता कि तुम खाए कितना, मायने ये रखता है कि जो खाए पचाए कितना और क्या खाए, खाए क्या। बोलो हाँ या ना? घी आदमी 1 किलो नहीं खाता है, चम्मच 2 चम्मच घी ही पर्याप्त होता है, पावरफुल है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आदमी 1-2 किलो काजू नहीं समेटता है, 2-4 ही खाता है, पावरफुल है। बादाम आदमी आधा किलो एक बार में नहीं खाता है, खाता है 5-10 किलो, लेकिन महीनों लग जाते हैं। बोलो हाँ या? 1-8 किलो बादाम महीने चलते हैं। बोली हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? ये कोई बाजार का लाई लूटा नहीं है कि 1 किलो लाई खरीदो, चाप के बैठ के खाएगा। बोलो हाँ? ये कोई बतासा नहीं, फुल्की नहीं, फुल्की 5-10 रुपये के बाद 10 रुपये का तो सेव नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सेव पावरफुल है। जिसमें पावर होगा, जिसमें सामर्थ्य होगा, जिसमें शक्ति होगी, उसको थोड़ा ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा लोगे नहीं पचेगा। बोलो हाँ या ना? घी खा रहे हैं, सेव खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये बादाम की तरह है। 2-4 पीस ले लो, फिर शांत हो जाओगे, पचने दो। ताकत बहुत देगा, सामर्थ्य बहुत देगा, ताकतवर बनाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये कोई फास्ट फूड थोड़ी है कि इतना ऊंचा उठा रहता है, माल भीतर कुछ नहीं रहता, खा लो पेट गड़बड़ा जाएगा। बोलो हाँ या ना? इतना बड़ा देता है वो, पूरी थाली भर में क्या मसाला डोसा और सलाद, तो बड़ा। जो भी गड़बड़ चीज होगी ना वो ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो हाँ? चावल इतना सारा भरते हैं आप थाली, अरे इतना चावल, इतना चावल, क्या जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी पच जाएगा, नींद आएगी। बोलो हाँ? मैं नहीं कहता कि जितनी पावरफुल चीज होगी थोड़ी होगी, छोटी होगी। बात समझ में आ रही है? अंतस्थ पढ़ लिया, ऊष्म पढ़ लिया, स्पर्श पढ़ लिया, आएगा परीक्षा में कर लेंगे। अब बता रहे हैं कि विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा हाथ समझना चाहिए। समझा रहे हैं वो ये समझते हैं जैसे हम लोग कहते हैं रामः, क्या बोलते हैं? रामः। अब आप अंग्रेजी में इसको लिखें तो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? और अंग्रेजी में हा को क्या लिखते हैं? यहाँ रामा के विसर्ग के लिए क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं रामः। अंग्रेजी में मान लो इसको लिखना हो रामः, क्या लिखेंगे? इसका मतलब वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हा जैसी ध्वनि भी आती है। देखो, कृष्णः, मोहनः, रामः, सः। जहाँ जहाँ भी विसर्ग होगा वहाँ एच जैसी ध्वनि आएगी। अंग्रेजी में बोले तो, हिंदी में बोले तो हा जैसी ध्वनि आएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए? इसीलिए हा जैसी ध्वनि आती है। आपने देखा हो ना, अहा, क्या अहा, क्या था? अहा। ये जो विसर्ग है हा जैसी ध्वनि आएगी और ये सदा किसी स्वर के अंत में आता है। ये सदा हमेशा किसी स्वर के अंत में आता है। ये सा अथवा रा का एक रूपांतर मात्रा। आपने देखा ना, ससजसो रूह देखेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो कहीं रेप को विसर्ग बनेगा, कहीं विसर्ग को रेप बनेगा, कहीं पर सकार को विसर्ग बनेगा, कहीं विसर्ग को सकार बनेगा। बोले हाँ या ना? सु जब जोड़ते हैं, सु में ऊ की संज्ञा हो जाती है, सा बचता है, सा को विसर्ग होता है। आगे विसर्ग संधि में विषय पढ़ेंगे। इसीलिए उन्होंने लिखा कि ये सा और रा का परिवर्तन है। कहीं विसर्ग सा बनता है, कहीं रा बनता है, कहीं रा और सा विसर्ग बनते हैं। बोले हाँ या ना? ये विषय आपको विसर्ग संधि में मिलने वाला है। एच जैसी ध्वनि आएगी, हाकार जैसी ध्वनि आती है इसमें। और हा का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। बोलो हाँ या ना? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। हा कहाँ से? कंठ से। और हा जैसी ध्वनि किसकी? विसर्ग की, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। विसर्ग हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद आता है, ऐसा लिखा है। बोले हाँ या ना? किसी ना किसी स्वर के बाद आता है। किस स्वर के बाद है? माँ में आ है, माँ में माँ के बाद नहीं है, आ के बाद है। बोलो हाँ या ना? हरि में
गुरु में आपको समझ में आ गया होगा। कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा आपको, नहीं था ना, नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद आता है। बोलो हाँ या ना? कभी भी जब भी विसर्ग आएगा तो हलंत के साथ नहीं आएगा। ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे आप, ऐसा देखे होंगे। जब ऐसा देखे होंगे ना तो आ के बाद विसर्ग है। बोलो हाँ या ना? इसे रामः, मोहनः, श्यामः सब में आ के बाद विसर्ग है। बोलिए हाँ। आपने ऐसा भी देखा होगा, देखा है? बड़े आ के बाद विसर्ग है, दीर्घ आ के बाद क्या है? विसर्ग है। बोलो हाँ या ना? आपने ऐसा भी देखा होगा, भा के बाद विसर्ग है, भा के बाद नहीं, ई के बाद। क्या बात है? किसके बाद है? ई के बाद है। कर लेंगे इसको। कभी भी आप विसर्ग देखेंगे तो ये लाइन देख लेना, यहाँ लिखा है, लिखा ना, यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। मैं इसको बता रहा था, ये विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के अंत में आएगा। किसी को कुछ पूछना होगा हाथ खड़ा करेगा। बोलो हाँ या ना? यदि आपको कहीं संदेह हो रहा होगा तो हाथ खड़ा करिएगा। आगे लिखा है सात वर्णा का रूपांतर मात्र, किंतु चरण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। बात समझ में आ गया? आ के बाद आ रहा है तो आ के बाद आ रहा है विसर्ग, तो आ का उच्चारण स्थान जहां से होगा वहां से उच्चरित होगा। ई के बाद आ रहा है तो ई तालु से आता है तो उसका भी उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा। ऊ के बाद आ रहा है तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो ओष्ठ से आ जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन जब भी विसर्ग आएगा स्वर के बाद ही आएगा। फिर से बोलिए, जब भी विसर्ग आएगा स्वर के बाद ही आएगा। व्यंजन के बाद विसर्ग, व्यंजन के बाद विसर्ग। यहाँ तक कंफर्म है? कोई दिक्कत? कर लेंगे? मैं आगे बढ़ जाऊँ? आज से परीक्षा में पूछ लेगा कि विसर्ग हमेशा किन स्वरों के बाद आते हैं? किन के बाद आते हैं? कि व्यंजनों के बाद? जब भी विसर्ग आएगा, और जब भी आएगा ना तो लास्ट टाइम में आएगा। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इंसान लिख दे, इंसान कह दे हाथ ए तो कभी विसर्ग नहीं चढ़ा दे, नहीं देखे होंगे, देखेंगे भी नहीं। लास्ट में आएगा। क्यों बड़ा टेंशन हो गया? नहीं ना, आपको टेंशन हो गया? हाँ नहीं, दुख में बीच में नहीं आया, आपकी गलतफहमी है। के बाद आया। किसके बाद आया? दुख में जो ऊ है वो ऊ के बाद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझने के लिए। बड़ा दिमाग लगाते हैं आप, एकदम शेर दिल इंसान है। ये सही है कि मध्य में आपको दिखाई पड़ता है, पर आपको ये जानना चाहिए कि ये दुष और दुर, दुष और दुर ये दो उपसर्ग हैं। ये उसका विसर्ग है। बोलो भाई ना, ये उसका। बोलो वाह, क्या बात है, समझ में आ गया। कभी कभी हमारी पीठ ठोक दिया कभी, समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको सवाल पूछने के लिए। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, देखो इतनी हंसी में, इतनी मस्ती में, इतने मजाक में कहीं पढ़ने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वैसे भी हमारी फीस 10,000 होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? 5,000 तो हंसाने का होना चाहिए, नहीं तो लोग हंसाने का पैसा ले लेते हैं। हमारा हंसाना फ्री है। बोलो हाँ या ना? चलो हम तो पढ़ा के कॉमेडी करते थे, इतना पैसा पा जाते। मनोज सर तो कॉमेडियन होते थे, इतना पैसा आपसे ज्यादा पा जाते। अब अगली बार संस्कृत पढ़ाना छोड़ के कॉमेडी करेंगे। यार एक्टर, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। बोलो हाँ या ना? मास्टर बाद में हूँ। अब अगली बार हम एक्टिंग बम्बई जाने वाले 2020 के बाद। जल्दी मास्टर बन जाओ, नहीं तो अगली बार फिर ऐसा मास्टर नहीं मिलेगा आपको। अब हम लोग जाएंगे ना, वही पढ़ाएंगे। अब ऐसी पिक्चरें बनाएंगे अपनी ऐसे ही। बोलो हाँ या ना? देखिए, टेंशन नहीं लेने का। क्या करना है? पढ़ तो रहे ही हैं। बहुत सारे लोग ना, कभी कभी 2, 4, 6, 10 लोग ऐसे होते हैं। देखिए, कभी भी आप सबको चाहे जितना अच्छा करें, 10 तो खुजूर पेश करने वाले रहेंगे। उनकी आदत है, वो अपनी आदत कैसे छोड़ देंगे? बोलो हाँ?
वो नहीं छोड़ सकते। वो कहेंगे अरे पढ़ाते कम है, खिचड़ी 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 नहीं, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। 2 घंटा पढ़ाना, खिचड़ी खिचड़ी नहीं करोगे पसीना फेंक दो ठंडी में। बोलो हाँ या ना? हाँ, ऊपर ऊपर उड़ेगा। हंसाता हूँ ना, सब हिला हिला के पच जाता है। जितना पढ़ते हो सब समथरिया जाता है। गांव में अम्मा को देखे हो, किसी बर्नी में जब चीनी भरती फिर हलाती है, फिर हला के और भरते, फिर हलाती, फिर हला के। बीच बीच में ना हलाएं तो इतने में फुल हो जाओ। आधा घंटा पढ़ा दे फुल हो गए बस। इसीलिए सरकारी स्कूलों में 40 मिनट का पीरियड होता है, क्योंकि वो हलाते नहीं है। समझ में आया? हला के भरो, 4 घंटा हलाते रहो, भरते रहो, सब समझ में आएगा। मायने सिर्फ ये नहीं रखता कि कितना पढ़ा दिए, जो पढ़ाए वो समझ में आया कि नहीं, वो बचा कि नहीं, वो भीतर घुसा कि नहीं। इसीलिए भगवान ने 2 कान दिया है। जब चीज नहीं घुसता है वो फिर बाहर निकल जाता है। बोले हाँ या ना? ये ज़्यादा जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आप जरूर कर रहे हैं कि नहीं। बोले हाँ या ना? आगे बढ़ना, फिर देखना। ये आगे लिखा है कि जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी से उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। अब का और खा के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है। का और खा के पूर्व, इसे ये वाला चिन्ह लगा होगा, आप किताब में देख लीजिए। इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं और उसकी संज्ञा यानी उसका नाम जिह्वा मूली बताते हैं। इसी प्रकार पा और फा के पहले विसर्गनाद की उपधमानी कहते हैं और उसे भी ये वाला चंद्रमा वाले चिन्ह से व्यक्त करते हैं। 3 लाइनें और पढ़ा दिया, बात समझ में आ गई। बाबूराम सक्सेना जो लिखे, पहले यहाँ पढ़ लिया करो, फिर इधर समझ लिया करो, वहाँ पढ़ लिया करो और इधर समझ लिया करो। कर लेंगे इसको ना? हाँ या ना बोलते रहिए। कुछ लोगों को मैं ऐसा देख रहा हूँ ना, जो लोग अभी नए नए आए हैं, तो जब नए नए आए हैं तो वो कभी पढ़ते हुए तो हंसे नहीं हैं, तो उनको हंसने में भी ना दिक्कत होती है। हायरा में पढ़ा रहा है कि हंसा रहा है? हम पढ़ाते बाद में, हंसाते पहले। और हंसा करो दिल खोल के। क्या करना है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इधर? तो हंसने में संकोच ना करो। मैं फिर से नोट करा दूं आपको, जो हंसने में संकोच करेगा उतना ही समझने में संकोच करेगा। कोई आदमी खुल के मस्ती में आना, जैसे आप मान फ्री माइंड जिसको कहते हैं, फ्री माइंड बैठो। कैसे माइंड? ज्यादा समझ में आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, हम 8 मार्च को पेपर है, अभी कुछ हुआ नहीं है, पहला चैप्टर चल रहा है। टेंशन लिए रहो खूब। मैं लिख के दे दूं तो समझ में नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? 8 मार्च, आज 19 जनवरी को तुम्हारे सिर में यदि सवार है तो 8 मार्च तो अभी दूर है, अभी तो जनवरी है भाई। बोलो हाँ या ना? और मौज मनाओ जनवरी में ही, क्योंकि अभी जब 8 मार्च आएगा, 9 मार्च आएगा, तब आप कहाँ होंगे कौन जानता है। 2 मिनट में पृथ्वी लोक से लेकर के नरक लोक तक की यात्रा हो जाती है। बोलो हाँ? नरक, अच्छा स्वर्ग लोक जाना है? कितना समय लगता है धरती से स्वर्ग जाने में, बताओ कितना लग सकता है? सेकंडों में। बोलो हाँ या ना? काहे टेंशन ले रहे हो, अभी तुम जनवरी है। बोलो, छात्र जीवन से लेकर के शिक्षक जीवन तक का सफर तय करना है और अभी जनवरी है, मार्च में परीक्षा है। जब 2 मिनट में आदमी लोक बदल लेता है, लोक क्या बदल लेता है? तो हमको तो सिर्फ पद बदलना है, छात्र से शिक्षक बनना है बस। यहाँ छात्र है, यहाँ शिक्षक है, यहाँ छात्र यहाँ शिक्षक है, एक कदम बढ़ाना है बस। बोलो हाँ या ना? परीक्षा दे लो कि मास्टर जो झूठा ही लोड लिए घूम रहे हो, LML लोड मत लो। असफलता का एक बड़ा कारण लोड लेना भी होता है। बोलो हाँ या ना? और 90% लोड लेने वाले लोग लोडे में दब जाते हैं। मस्त रहो, लोड लेने की आदत छोड़ दो। पढ़ रहे हो ना, काम कर रहे हैं, देखा जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्थ। जब तुम लोड लोगे तो फिर हमारे पास क्यों आए थे? बोलो हाँ या ना? लोड लें सर्वभूषण। बोलो लोड लें, और सर्वभूषण ना लोड लेते हैं ना लोड देते हैं। समझ में आया? हाँ, आगे आ जाना। यहाँ इन्होंने कहा कि विसर्ग का एक स्वरूप और बताया। कहा का और खा के पहले, पा और फा के पहले। यदि का और खा के पहले इस प्रकार के चिन्ह से व्यक्त किया जाए तो इसको जिह्वा मूली कहेंगे।
क्या कहेंगे? इसको जिह्वा मूली कहेंगे। और पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह आ जाए तो इसको उपधमानी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, ये ध्यान दें, ये विसर्ग ही है। ये क्या है? ये विसर्ग ही है। अब ये विसर्ग को आधा आधा कर देंगे तो ऐसा चिन्ह बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसा बन जाएगा ना? इसीलिए कहा गया अर्ध विसर्ग जैसा। कैसा? भाई विसर्ग ऐसा होता ना। अब आधा विसर्ग करना है तो आधा मिटा दो, इसका भी आधा मिटा दो, तो ये जो चिन्ह बनेगा ये क्या है? अर्ध विसर्ग जैसा ही। लेकिन ध्यान रखना, का और खा के पहले होगा तभी। यदि का और खा के पहले है तभी जीवा मूली होगा। गा गमला के घा घड़ी के अंगा कुछ नहीं, चा चम्मच छा छाता जा जहाज के पहले होगा तो जीवा मूली नहीं होगा। जीवा मूली होने के लिए यही कंडीशन है, का और खा के पहले होना चाहिए, और वो भी पूरा विसर्ग नहीं, आधा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अर्ध विसर्ग सरिषा। कैसा विसर्ग? और पा और फा के पहले होगा तो उपधमानी होगा। ध्यान रखना, जीवा मूली वर्ण एक ही है और उपधमानी वर्ण भी एक ही है। यानी ये चिन्ह जीवा मूली है, का जीवा मूली नहीं है। बोलो हाँ। और ये चिन्ह कंडीशन दो हैं, का के पहले आएगा तो भी तो यही है, और खा के पहले आएगा तो भी यही है। का और खा जीवा मूली नहीं है। का और खा के पहले जो एक चिन्ह है वो चिन्ह जीवा मूली है। इसलिए पूछेगा जीवा मूली वर्ण कितने हैं? एक है। कितने हैं? एक है। क्योंकि चिन्ह एक ही है, ये चिन्ह और ये चिन्ह दो नहीं है। का और खा तो कंडीशन है, का और खा तो कंडीशन है। यदि यह चिन्ह का के पहले आएगा तो जीवा मूली होगा, खा के पहले आएगा तो भी जीवा मूली होगा। ध्यान रखना, का और खा जीवा मूली नहीं है। का और खा तो स्पर्श वर्ण है। बोलो हाँ। का और खा तो कंठ वर्ण है। बोलो हाँ। का उच्चारण कंठ से और जीवा मूली का उच्चारण जीवा मूल से। जीवा मूली वर्ण का उच्चारण जीवा मूल से। पा और फा ओष्ठ वर्ण है। ध्यान रखना, ये चिन्ह समान है। का और खा के पहले होगा तो जीवा मूली कहा जाएगा, और सेम चिन्ह यदि पा और फा के पहले आएगा तो उपधमानी कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? उपधमानी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? सेम व्यक्ति सेम चिन्ह है। अब आप देखना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। यदि आप अपनी बहन के यहाँ गए, आप अपनी बहन के यहाँ गए तो आप कौन हैं? आप अपनी बहन के दुल्हा के कौन हैं? क्या हैं? क्या हैं? साले हैं। और यदि आप अपनी दुल्ही के बहनी के यहाँ गए, मतलब अपने ससुराल गए, अपनी दुल्ही के बाप के यहाँ गए, तो आप अपनी दुल्ही के छोटकई बहनी के क्या हैं? क्या हैं? फिर से बताओ, तुम बदल गए क्या? बे बदल गए क्या? नहीं 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 नहीं। का और खा के पहले हो तो जिह्वा मूली हो, पा और फा के पहले हो तो उपधमानी हो वही बहन के यहाँ हो तो साले हो, और अपने ससुराल में हो तो जीजा हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पैसा इसी बात का है। समझ में आया? फीस इसी बात की है। समझ में आई? यह है तुमका जीजा सारा बतावे खातिर। बोलो हाँ यार। एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टेशन की फीस लेता है। किताब में तो बात लिखी ही है। यदि बाबूराव सक्सेना पढ़ के ही समझ लेते तो संस्कृत गंगा में सर्वभूषण को क्यों खोजते हैं? बोलो हाँ या ना? तो आप ये ध्यान रखना, पहले पढ़ लो, सुन लो, गुन लो और समझ लो। यदि तुमको लगे कि फीस ज्यादा है तो कसम खा के कहता हूँ फिर ही आना, पढ़ लेना। बोलो हाँ या ना? मास्टर ही हो जाओगे ना, और क्या होगा? बोलो हाँ या ना? और गुरु, यदि आप फ्री पढ़ के मास्टर भी होते हैं, फायदे का सौदा मेरा तब भी है, क्योंकि हमको तो मास्टर बनाना ही है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और यदि आपको लगता है कि नहीं, आपके द्वारा दी गई फीस संस्कृत जगत के कार्य को बड़ा ऊंचाई देने वाली है, तो 4000 की जगह 3999 कर दो। ये कहने से अच्छा है कि सर फीस आप 10,000 ले लो, लेकिन मास्टर बनाओ। क्या करो? बोलो हाँ या ना? तो मैं
मैं आपको कहूँगा, मैं अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, जितनी एनर्जी है पूरी एनर्जी के साथ बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। आपको भी अपनी एनर्जी हमारे साथ लगानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? प्लस और माइनस मिलेगा तभी तो लाइट जलेगी। बोलो हाँ, आपकी लाइट। बोलो हाँ या ना? ध्यान रखना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर। कर लेंगे इसको। जीवा मूली समझ में आ गया? कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जीवा मूली वर्ण दो नहीं होते, एक ही होता है। कंडीशन भेद से का के पहले आएगा तो खा के पहले आएगा तो आएगा एक ही, जीवा मूली है। और उपदमानी भी प और फा के पहले, और किसी भी वर्ण के पहले ये चिन्ह आएंगे तो उनकी कोई संज्ञा नहीं होगी, ना वो जीवा मूली होगा और ना ही उपदमानी होगा। केवल पाणिनि ने कहा कि कखाभ्याम प्रागर्भ विसर्ग सदृशो जीवा मूलीयः और पफाभ्याम अर्ध विसर्ग सदृशो उपदमानी। उच्चारण स्थान भी बताया, उपपदमानीया नाम ओष्ठव और जीवा मूलीयम जीवा मूलीयस्य। जीवा मूलीयस्य जो जीवा मूली वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जीवा मूल है। समझ में आ गया? यहाँ तक कंफर्म है। विसर्ग का प्रकरण चल रहा था तो आपने देखा कि वो विसर्ग ही कहीं सकार होता है, कहीं रेफ होता है, और वो शकार रेफ ही कहीं विसर्ग दो बिंदी के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। विसर्ग हमेशा स्वरों के बाद आता है। विसर्ग यदि आधा विसर्ग बन करके का खा के पहले आएगा तो जीवा मूली हो जाएगा, और पा खा के पहले आएगा तो देखिए पहले कैसे आएगा। जैसे कहे ना कि बालकः करोति, ऐसा वाक्य लिखा हो तो ये विसर्ग है जो का में आ के बाद है, लेकिन ये भी सही है कि इस का के पहले। बोलो हाँ। तो यदि बालकः करोति लिखा है तो यह विसर्ग है तो विसर्ग ही, लेकिन इस विसर्ग का उच्चारण आधा हो जाएगा। अब ये वाला विसर्ग का के पहले आने के कारण अर्ध विसर्ग हो गया। क्या हो गया? इसलिए यह जीवा मूली कहा जाएगा। करोल के पहले आ गया कि नहीं? बोल के हाँ। मान लो ऐसा लिखा हो वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, पा और फा के पहले आधा विसर्ग आ रहा है, फा है ना? बोलो हाँ। तो ये उपदमानी है। ये क्या है? उपदमानी है। होगा कि नहीं? यदि ऐसा हो जाए बालकः पतति, बालक गिरता है, पा के पहले आ रहा है तो ये का में जो आ है उसके बाद है तो विसर्ग है। तो क्यों जो पा और फा के पहले वो विसर्ग नहीं है क्या? वो भी तो विसर्ग है। वो क्या है? वो भी तो विसर्ग ही है। यदि विसर्ग स्वर के बाद आ रहा है विसर्ग है, लेकिन पा के पहले भी तो है, इसीलिए ये अर्ध विसर्ग होगा। क्या होगा? और यदि पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग होगा तो उपदमानी होगा। विसर्ग का ही नाम उपदमानी है, विसर्ग का ही नाम जीवा मूली है। बोलो हाँ या ना? यदि विसर्ग अपने आधे स्वरूप में आता है तो जीवा मूली या उपदमानी होगा। कंडीशन भेद से का खा के पहले है तो जीवा मूली है, और पाफा के पहले है तो उपदमानी। क्लियर हो गया? उपदमानी कोई दूसरा जीव जंतु नहीं है। कंडीशन ऐसी फंस गई कि विसर्ग ही उपदमानी हो गया। बोलो हाँ या ना? आपके जीवन में भी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि आप किसी के लिए साढ़ू, किसी के लिए मामा, किसी के लिए पापा, किसी के लिए जीजा और किसी के लिए साला हो जाते हैं। कंडीशन भेदात, कंडीशन भेद से। बोलो हाँ या ना? स्थितियां बदल गई तो आप वो जो कभी जीजा था वो किसी जगह साढ़ू है, जो किसी का भांजा है वो किसी का मामा भी है, जो किसी का बेटा है वो किसी का बाप भी है। बोलो हाँ या ना? अब आगे नहीं बोलेंगे। जो किसी का पति है वो किसी का प्रेमी भी है। कंडीशन भेदात, परिस्थितियों के भेद से। बात समझ में आ गई? ये विसर्ग ही है। कंडीशन ऐसी बन गई कि का पहले आ गया तो विसर्ग ही जीवा मूली हो गया। खा आ जाए, जैसे कहना कि रामा खालत, रामा खालत का, और ये खा के पहले है। क्लियरम अस्पष्टम की सुस्पष्टम, अस्पष्टम अस्पष्टम की सुस्पष्टम। क्या हो गया? हाँ, अस्पष्टम नहीं, सुस्पष्टम। क्या है? सुस्पष्टम मतलब जो पढ़ाया गया वो सुस्पष्ट है कि नहीं? अस्पष्ट तो नहीं है।
जो अस्पष्ट है वही अटपट है, जो सुस्पष्ट है वो सब सटपट है। सरपट है, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। आगे आ जाना। अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है, और यदि अन्यत्र आवे तो उसका एक विभिन्न ही केवल नासिका से उच्चारण होता है। इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। अनुस्वार के बारे में थोड़ी सी उन्होंने बात बताई, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो ऐसा है कि यदि इन्होंने कहा कि जैसे आप गंगा लिखते हैं तो हमारे यहाँ गंगा लिखा जाएगा ना ऐसे, बोलिए हाँ। यदि ऐसे ना बताएं तो बता दें आपको ऐसे ना। यहाँ ये लिखा है कि अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व में, तो ये पंचमाक्षर ही अनुस्वार होता है, ऐसा लिखा है। तो ये अनुस्वार आए तो ये क्या है? पंचमाक्षर है। तो आगे बोले कि पंचमाक्षर के पहले जैसे आपने इसे कहा ना कि आगे कौन सा वर्ण आता है, रामम नमति, कुछ इस प्रकार से आए ना अनुस्वार, और पंचमाक्षर है ना। पंचमाक्षर क्या है? ना। तो आप इसका उच्चारण कैसे करें? बोले जहां से ना का उच्चारण करते हैं, रामन नमति। क्या करेंगे? रामन नमति। अनुस्वार के उच्चारण के बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो माँ के ऊपर अनुस्वार है, यदि ना नहीं होता, ये ना नहीं होता तो बोले यही बात लिखा है ना, अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे। तो पंचवर्गीय अक्षर कौन है? पंचवर्गीय में 5 वर्ग है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यही तो पंचवर्गीय हैं। तो एक उदाहरण मात्र है, तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। फिर से दूसरा उदाहरण देखना। जैसे हम कहें बालकम, बालकम दर्शयामि। देखना ये ताथा दाधाना का दा है। ताथा दाधाना का क्या है? ये पंचवर्गीय में तवर्ग का है। पंचवर्गीय में क्या है? तवर्ग का तीसरा वर्ण है। बोलो हाँ या ना। तो ये जो का में अनुस्वार है, बोले इसका उच्चारण स्थान किसके अनुसार होगा? तो जो आगे पंचमाक्षर के वर्ण आ रहे हैं, वो सॉरी जो वर्गीय व्यंजन आ रहा है ताथा दाधाना, तो ये किस वर्ग का है? तवर्ग का। तो तवर्ग का जो 5वां अक्षर होगा उसके अनुसार इस अनुस्वार का उच्चारण होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये बालक के ऊपर जो अनुस्वार है, आगे दा आ रहा है। क्या आ रहा है? दा आ रहा है। तो इस दृष्टि से बालकम दर्शयामि ऐसा ना बोल करके बालकन दर्शयामि। क्या? नकार की ध्वनि आनी चाहिए। दा आ रहा है, पंचमाक्षर इसका ना है। बोलो हाँ या ना। कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। अब आपको यह ध्यान रखना है, बाकी स्थितियों में यदि पंचमाक्षर नहीं है आगे, जैसे कहते हैं कि बालकम संहरति, मान लो यहाँ होता बालकम संहरति, ऐसा होता, तो ये सा वर्गीय व्यंजन नहीं है, न कवर्ग में है, न चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किसी में नहीं है। तो पंचमाक्षर भी इसका नहीं है, इसलिए इसमें मकार जैसी ध्वनि करे, बालकम संहरति, बालकम संहरति। बात समझ में आ रही? वर्गीय व्यंजन सा है, हा है, 3 प्रकार के सा हैं, ये आवर आला है, ये वर्गीय व्यंजन नहीं है। ये क्या है? ये वर्गीय व्यंजन। तो इनका उच्चारण स्थान आप मकार जैसा कर सकते हैं, या विभिन्न डिफरेंट टाइप का, जिस प्रकार से अनुस्वार का नासिका अनुस्वार से आपसे कहा गया है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका के साथ बताया गया है, आप वैसा करिए। लेकिन वर्गीय व्यंजन यदि बाद में है, यानी चाचा जाझा में से किसी का है, तो मका वो अनुस्वार का उच्चारण निया जैसे, काठा गाघा में से कोई बाद में है तो अंगा जैसे। बोलो हाँ या ना। टाठा डाढ़ाना में से टाठा डाढ़ाना कोई हो तो भी पंचमाक्षर अना जैसे। बोलो हाँ। ताथा दाधा में से कोई वर्ण आगे है अनुस्वार के बाद, तो पंचमाक्षर जैसा उच्चारण होगा। ये बात बताना चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना। तो ये अर्थात पंचमाक्षर का उच्चारण होगा यदि वर्गीय व्यंजन बाद में आते हैं तो, और यदि अन्यत्र में तो उनका एक विभिन्न ही, जैसे केवल नासिका से, नासिका अनुस्वार से क्या लिखा है? उच्चारण होता है। इस कारण इसका व्यक्तित्व भी थोड़ा सा अलग है। बात समझ में आ गई? अनुस्वार के उच्चारण के संदर्भ में ये 2 लाइनें, किसी को समझ में दिक्कत तो नहीं है? बोले हाँ।
कोई भी जैसे कहें कि हाँ भवनम करोमि, अहम भवनम, देखिए अहम के हा में भी अनुस्वार है और आगे पापा बाभा का भा है, तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान पापा बाभा होके माँ की तरह होगा। अहम, देख रहे हैं आगे भा आ रहा है और यहाँ ना में भी अनुस्वार है, आगे का आ रहा है, इसका उच्चारण स्थान अंगा की तरह, भवनं करोमि, भवनं करोमि, अंगा जैसा। कैसा, क्लियर हो रहा है? अहम के हा के ऊपर जो अनुस्वार है आगे पापा बाभा का भा आ रहा है, तो मकार जैसे पंचमाक्षर क्या होगा, और ना के ऊपर जो अनुस्वार है आगे का आ रहा है तो अंगा जैसे। कैसे, हाँ ये अहम भवनं करोमि, अहम भवनं करोमि, अंगा वाला भवनं करोमि, भवनं करोमि, समझ में आ गया? कर लेंगे इसको। यही आपको बताने की कोशिश इस लाइन में हो रही थी, ये था अनुस्वार के बारे में, उच्चारण कैसे करें। कर लेंगे इसको। परीक्षा में सवाल आपसे पूछ लेगा, यदि अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए तो उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा उसके पंचमाक्षर के समान। यदि कवर गा रहा है तो ङा के समान, चवर गा रहा है तो ञा के समान, टवर गा रहा है तो णा के समान, तवर गा रहा है और पवर गा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कर लेंगे। समझ में आई? संतुष्ट हैं? अच्छा लगा? मैं अब भर्तृहरि को उठाऊं क्योंकि इसके आगे चैप्टर थोड़ा सा अल्पप्राण और महाप्राण, अच्छा थोड़ा सा है, इसको भी समझ लीजिए। फिर तीसरा चैप्टर व्यंजनों का एक भेद अल्पप्राण और महाप्राण भी दिया गया, पढ़ा चुका हुआ है। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्पप्राण, और जिनमें अधिक की वे महाप्राण होते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, फिर से सुन लेना। वर्गों के, वर्ग माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका पहला, तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ, अंतस्थ बोले तो, अंतस्थ बोले तो हाँ, ये अल्पप्राण है। और शेष अर्थात वर्गों के दूसरे, चौथे और ऊष्म महाप्राण है। बोले श्यावर रामचंद्र की। पढ़े हैं ना इसको? यही वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी का, गा और अंगा और यावराला। प्रत्येक वर्गों का इसी तरह चा, जा और इया, टा, डा और णा, ता, दा और ना, पा, बा और मा, यही वर्ग हैं। प्रत्येक वर्गों का 1, 3, 5 विषम संख्या अल्पप्राण है, सम संख्या महाप्राण है। सम संख्या बोले तो 2, 4। प्रत्येक वर्गों का दूसरा और चौथा, खा खरगोश, घा घड़ी, छा छाता, झा झरना, ठा ठरेरा, ढा ढक्कन, बोलते रहो हमेशा। था थर्मस और धा धनुष, फा से फल और भा से भालू। समझ में आ गया? ये दूसरे और चौथे वर्ण है, महाप्राण होंगे हमेशा वर्गों के दूसरे और चौथे। और शल, सल बोले तो शाखा साहा, शल बोले तो। कुल महाप्राण वर्ण कितने हैं? कितना? प्रत्येक वर्गों का 2-2, तो 5 वर्ग हैं, 10 हो गया। और शाखा साहा तो 14 वर्ण, 14 वर्ण महाप्राण। प्रत्येक वर्गों में 3 वर्ग कितने हैं? 5, तो कितना हुआ? 15। और यावराला कितना हो गया? 19 और 14, 19 और 14 बोलो। हम सोचे हमारा ना गणित कमजोरी। कितना? 37, 33, 33। व्यंजन कितने? राइट है, बोलो हाँ या ना? ना 33 से ज़्यादा। और यदि आप 34 व्यंजन मानते हो तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो जो 34वां है वो क्या है। वो अल्पप्राण है कि महाप्राण है? बोलो हाँ, क्योंकि अल्पप्राण और महाप्राण की गिनती भी 33 में समाप्त हो जाती है। मूल लाइट जी, बात समझ आई? लाइट जली कि नहीं जली? और यदि आप 34 व्यंजन मानते हो तो ये बताना पड़ेगा कि वो अल्पप्राण है कि महाप्राण है। तो फिर ये बताना पड़ेगा कि वो स्पर्श है कि अंतस्थ है कि ऊष्म है, क्योंकि पूरी संख्या व्यंजनों की 33 से शुरू और 33 पे खत्म। बोलो हाँ, कर लेंगे इसको है? बाकी के लिए फिर बाद में, ठीक है? इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे।